Hello everyone and welcome back once again in the sessions of microeconomics। हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन के जो तीन कंसेप्ट्स थे यानी कि टीपी, एमपी एंड एपी, ये तीनों कंसेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं हमारी लास्ट वीडियोस में। इनसे रिलेटेड हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर देखे थे, समझे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फिर से प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैप्टर्स कवर करेंगे। सो देखते हैं कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नेक्स्ट फर्दर और क्या बता रखा है। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के नियम। इकोनॉमिस्ट्स हैव स्टडीड production function on the basis of two time periods, that is short run and long run। देखो हमने ये लास्ट चैप्टर में ही कवर किया है कि समय की दो अवधियों को स्टडी किया गया है, एक अल्पकाल वाली है और एक दीर्घकाल वाली है। तो इसीलिए जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन को जैसे दो पीरियड्स में स्टडी किया था, बिल्कुल उसी तरीके से लॉज ऑफ प्रोडक्शन को भी दो पर्सपेक्टिव्स से यानी कि दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया गया है। जो लॉ, द लॉ विच ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, वो लॉ जो अल्पकाल में प्रिवेल करता है या अल्पकाल से संबंधित है, उस लॉ को हम लॉज ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं, यानी कि उसे हम कारक के प्रतिफल कहते हैं। एंड द लॉ विच रिलेट्स टू दी लॉन्ग रन, जो लॉन्ग रन से रिलेटेड है, जो दीर्घकाल से रिलेटेड है, उसे हम लॉज ऑफ रिटर्न टू अ स्केल कहते हैं, यानी कि उसे हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। याद रखना, फिर से शॉर्ट में बता रही हूं कि दो टाइम पीरियड्स हैं, एक शॉर्ट रन है, एक लॉन्ग रन है। जो शॉर्ट रन वाला होता है, अल्पकाल वाली विधि होती है, उसमें जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन प्रिवेल करता है उसे हम लॉज ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं, जिसे कारक के प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब क्या होता है कि हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, कारक, तो इसलिए हिंदी में बन गया कारक के प्रतिफल। और जो लॉन्ग रन वाला है, दीर्घकाल वाला है, उसे लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल यानी कि पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम सबसे पहले शॉर्ट रन वाले कंसेप्ट को ही कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पर हमें लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखने को, समझने को मिलेगा, जो कि फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम आज स्टार्ट करेंगे रिटर्न्स टू अ फैक्टर के मीनिंग से। इट रिलेट्स टू दी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जो ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया गया है क्योंकि ये शॉर्ट रन में प्रिवेल करता है। व्हेन फिजिकल आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय अप्लाइंग और चेंजिंग मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली टू अ गिवन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैं फिर से रिपीट करूंगी बेटे कि अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड मैंने दी हैं, अगर वो ध्यान से पढ़ी हैं, तो आपको ये शॉर्ट रन वाला कंसेप्ट मैंने उसी में क्लियर कर दिया था कि शॉर्ट रन में हमारे कुछ ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, या यूं कहेंगे कि कोई एक फैक्टर ही वेरिएबल होता है। जैसे हमने लेबर का केस पढ़ा था, बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। शॉर्ट रन में मतलब अल्पकाल की अवधि में उनमें बदलाव नहीं आ सकता। तो ये जो रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन से रिलेटेड है, इसका मीनिंग भी वैसा ही बन जाता है कि जब आउटपुट इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा है, जब हम वेरिएबल फैक्टर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ। अब देखिए दी फैक्टर रेशो चेंजेस। अब देखो यहाँ इतनी लाइन से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मैंने शॉर्ट रन में ही आपको वो एक साइड पर लैंड और एक साइड पर लेबर रखकर आपको कैसे बताया था, 1 1 1 2 ये फिक्स्ड है, ये यूनिट और बढ़ा दिए। तो रेशो मैंने आपको इस तरह से समझाई थी कि चेंज हो रही है, 1:1, 1:2, 1:3।
3। तो फैक्टर रेशो चेंजेस, फैक्टर रेशो बदल जाती है, कारक अनुपात बदल जाता है व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड इन रिलेशन टू दी फिक्स्ड फैक्टर। जब हम मोर यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर के एज कंपेयर टू दी फिक्स्ड फैक्टर यूज करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, ड्यू टू विच लेवल ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट चेंजेस एट वेरियस रेट्स। यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये वेरियस रेट भी मैंने आपको समझाए थे पिछली वीडियोस में कि पहले जो हमारा टीपी है, उत्पाद है, वो बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट रह रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। वो 12 सेम था और फिर 11 हो गया था। तो इसलिए वेरियस रेट्स पर, उस तक तो हमने पहुंचना ही नहीं है, उससे पहले ही हमें 12 से पहले ही ये वेरियस रेट्स देखने को मिल जाएंगे हमें। दिस फिनोमिनन, इस फिनोमिनन को ही, इस प्रक्रिया को ही हम इकोनॉमिक्स में लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, क्योंकि हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेरियस रेट्स पर बदलता है, इसलिए हम इसे लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम शॉर्ट रन वाले में लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम का एक कंसेप्ट सुनेंगे, जो आपको सुनने को अभी ही मिल गया, और इसे आगे फर्दर समझेंगे भी। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया वो आपको सब समझ में आ गया। ये फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे आपको देखो क्या बता रहे हैं, ड्यू टू दीज वेरिएबल प्रोपोर्शंस, क्योंकि वेरिएबल रेट्स पर हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इस वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 डिफरेंट पहलुओं में, 3 अलग अलग फेजेस में चेंज होता है। अब वो पहला फेज क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यानी कि कारक के बढ़ते प्रतिफल। दूसरा क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर, यानी कि कारक के, कांस्टेंट मतलब समान प्रतिफल। नेक्स्ट क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यानी कि कारक के घटते प्रतिफल, या जिसे हम ह्रासमान प्रतिफल भी कहते हैं। तो आई होप कि यहां तक का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया रिटर्न्स टू अ फैक्टर के बारे में, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि हमें आगे फर्दर और क्या बता रखा है। अब आगे हम जो आज डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर को डिस्कस करेंगे। देखो इसमें एक डेफिनेशन ली है मैंने बेनहम के अकॉर्डिंगली। Increasing returns to a factor states that as the proportion of one factor in combination of the factors is increased up to a point, the marginal productivity का मतलब MP, वही है ना, marginal product of the factors will increase। हमने ये concepts, हमने ये रिलेशनशिप्स पढ़े हैं कि टीपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप है, और हमने क्या पढ़ा था कि जब एमपी पॉजिटिव है और बढ़ रहा है तो हमारा टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है। अगर आपको अब याद आया हो तो मैंने इस तरह का कंसेप्ट आपको बताया था। तो वो बढ़ती दर से बढ़ना क्या था, यही था इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो बेनहम के अनुसार जब कारक के संयोग में, मतलब जब हम 2 फैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इन अ कॉम्बिनेशन, और कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक कारक के अनुपात को बढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली ये शॉर्ट रन है तो एक ही वेरिएबल होगा, दूसरा फिक्स्ड होगा, तो एक कारक के अनुपात को बढ़ाया जाता है, तब एक सीमा तक उस कारक की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होगी। ये देखो कुछ उसी तरीके की आपको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट की गई है इंफॉर्मेशन कि ये एमपी देखो पॉजिटिव है और बढ़ भी रहा है, ठीक है, तो टीपी भी बढ़ रहा है। और अगर हम इसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो देखो कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा। अगर एमपी देखें तो बढ़ रहा है, तो जब एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी बढ़ती दर से बढ़ ही रहा है। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या है, इसको किस तरीके से एक टेबल की फॉर्म में और डायग्राम की फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब समझते हैं क्यों वाला कंसेप्ट। क्यों समझना बहुत ज्यादा जरूरी है,
कि क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर हमें मिलते हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस। तो सबसे पहला जो कॉज है, रीजन है, वो है फुलर या बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। देखो, पूर्ण प्रयोग करना किसका, फिक्स्ड फैक्टर का, यानी कि स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग या बेहतर प्रयोग। फर्स्ट फेज, इन दी फर्स्ट फेज द सप्लाई ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर इज टू लार्ज बट वेरिएबल फैक्टर्स आर वेरी लेस। देखो, अगर 1 एकड़ की जमीन पर सिर्फ एक ही लेबरर काम करेगा तो उस वक्त अगर हम ध्यान दें तो सप्लाई ज्यादा है, मतलब लैंड की मात्रा ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, और जो वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो कम है। तो हो क्या रहा है, देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। इसका मतलब हम हमारे फिक्स्ड फैक्टर का क्या कर रहे हैं, कम प्रयोग कर रहे हैं, अल्प प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, thus with more application of variable factor the level of production increases in first phase। इसलिए जब हम परिवर्तनशील कारक का अधिक प्रयोग करते हैं तो पहले फेज में, पहले चरण में होता क्या है, मतलब स्टार्टिंग में होता क्या है कि हमें जो प्रतिफल हैं वो बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास सेकंड पॉइंट, सेकंड रीजन क्या बता रखा है। सेकंड रीजन है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि वेरिएबल फैक्टर की, यानी कि यहां पर है जो परिवर्तनशील कारक है उसकी कुशलता में वृद्धि। व्हेन मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर अप्लाइड, जब ज्यादा हम परिवर्तनशील कारकों का प्रयोग करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क कुड बी मेड पॉसिबल, श्रम विभाजन हो सकता है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर हो सकती है कि तुम ये काम संभालो, तुम ये काम संभालो, जब ज्यादा व्यक्ति हो गए तो। ठीक है, तुम इतना हिस्सा लैंड का संभाल लो, तुम इतना हिस्सा संभाल लो, तुम यहाँ इस साइड वाली लैंड पर काम करो, मैं इस साइड वाली लैंड पर काम करूंगा। तो इस तरीके से काम बट गया, हर एक इंडिविजुअल के हिस्से में जो काम आया वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा। इसका मतलब वो अपने उस काम में कुशल हो जाएगा। जब कुशलता आती जाएगी, दोनों साइड या जितने भी हम लेबर्स के यूनिट या वेरिएबल फैक्टर के यूनिट यूज कर रहे हैं उनमें कॉपरेशन आएगी, क्योंकि कॉपरेशन जब तक वो करेंगे तभी सही ढंग से काम करेंगे। अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो काम नहीं होगा, तो प्रोडक्टिविटी डाउन चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब स्टार्टिंग में हम ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हैं, मतलब श्रम विभाजन, एक तरीके से कह लो कि काम का अच्छे तरीके से बंटवारा कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉपरेशन और स्पेशलाइजेशन आएगी। और अगर ये दोनों चीजें मिलेंगी तो ये दोनों चीजें पॉजिटिवली रिलेटेड है हमारी टोटल प्रोडक्ट से, यानी कि हमें इंक्रीज्ड मार्जिनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मतलब हर एक्स्ट्रा यूनिट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न एंजॉय हो रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या कारण बता रखा है। एक लास्ट कारण जो हमें बता रखा है वो है इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी कि साधनों की अविभाजकता, यानी कि जब हम इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते, साधनों को जब हम इन्हें डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में हम जब नहीं बांट सकते हैं इन्हें, तब हमें इनका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखो, स्थिर कारक होते हैं बहुत सारे, मतलब बड़े बड़े उपकरण होते हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, जिन्हें फैक्ट्री में इंस्टॉल किया जाता होता है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इनको यूज कर सकता होता है। लेकिन जो हमने बड़े बड़े उपकरण इस्तेमाल किए हैं, क्या हम इन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार काट सकते हैं, बांट सकते हैं कि ये आधी मशीनरी मैं फैक्ट्री ए में इस्तेमाल कर लूं, आधी मशीनरी जो है वो मैं अपनी बी प्लांट में इस्तेमाल कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता ना। प्लांट ए के लिए मुझे अलग मशीनरी लेकर आनी पड़ेगी, प्लांट बी के लिए मुझे अलग मशीनरी लेकर आनी पड़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं एक ही मशीनरी ले आऊं कि वो रोटी के 2 टुकड़ों की तरह बढ़ जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे साधनों को
एक निश्चित मात्रा में ही प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जब इन पर कम परिवर्तनशील कारक का प्रयोग होता है तो स्थिर कारक जो है वो फिर से इसका अंडर यूटिलाइजेशन रहता है, मतलब कम प्रयोग होता है। इसलिए जब हम वेरिएबल फैक्टर्स की प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं तो दोनों कारकों में कोऑर्डिनेशन पहले बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन बढ़ने की वजह से उत्पादन की दर बढ़ जाती है। तो some fixed factors like machinery cannot be divided into smaller units, but a producer always keeps in his mind the possible scope of expansion. अब आप मशीनरी अगर अपनी फैक्ट्री में लेकर आए हो तो आप यही सोचकर लेकर आओगे ना कि मैंने फ्यूचर में एक्सपैंड भी करना है। ये तो नहीं ना कि मैं एक बार छोटी मशीनरी लेकर आऊं, अगर काम चलेगा तो मैं बड़ी मशीनरी लेकर आऊंगा। तब मार्केट में क्या पता उस मशीनरी का क्या रेट हो क्या ना हो। तो इसलिए हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपैंड, नई ऊंचाइयों तक ही सोच समझ कर वो एस्टैब्लिशमेंट करता होता है। तो इसलिए हमेशा वो अपने बिजनेस में इस तरह की इंस्टॉलमेंट्स करता होता है कि स्कोप ऑफ एक्सपेंशन रहे। अब इस स्कोप ऑफ एक्सपेंशन को ही ध्यान में रखते हुए वो हमेशा एक आइडल कैपेसिटी होती है, जिसे हम कहते हैं ना कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें, इन केस ऑफ एनी नीड, मतलब कोई भी इमरजेंसी आ जाए, किसी भी तरीके की कोई हालात बिगड़ जाए और हमें एकदम से ज्यादा प्रोडक्शन अगर करनी पड़े, डिमांड सडनली इंक्रीज हो गई, तो हम अपनी उस आइडल कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स देयर इज ऑलवेज सम आइडल कैपेसिटी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज केप्ट बाय ऑर्गेनाइजर्स टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन. Therefore, when more units of variable factors are used with indivisible factors, then coordination between them increases, which results in more rate of production. I hope कि ये जो तीनों के तीनों कॉजेज मैंने आपको बताए, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताया आपको मैंने आपको बेटर यूटिलाइजेशन के बारे में बताया, और जो वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी के बारे में आपको बताया, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे. So guys, once again I would like to tell you, if you have not subscribed the channel yet, then kindly subscribe the channel, share कीजिए वीडियोस को, like कीजिए वीडियोस को, do comments also, keep watching. Thank you so much and have a nice day.